आसान IAS करंट अफेयर सीरीज। टुडे इज 10th जुलाई। आइए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। स्टेटमेंट 1 है, इट वाज इन 2015 by the Ministry of Housing and Urban Affairs in which affordable housing will be provided to urban poor with a target of building 20 million affordable houses by 31st March 2022. Okay, और second statement है, all statutory towns as per census 2011 and towns notified subsequently would be eligible for coverage under this mission. सोचिए समझिए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, फिर आंसर दीजिए। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है बोथ 1 and 2 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। अब ये क्यों चर्चा में है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इसके कुछ प्रोविजंस हैं जो कि हैं कि जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनको अच्छे तरह से रिहेबिलिटेट करना ताकि वो अपनी लाइफ को एक वेल मैनेज्ड ऑर्डर में जी पाए। ओके, इसमें कई सारे प्राइवेट पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट चाहती है ताकि वो लैंड को एज अ रिसोर्स यूज कर सके। जो खाली लैंड पड़ा हुआ है उसमें गवर्नमेंट स्लम ड्वेलर्स को रिहेबिलिटेट करना चाहती है। दूसरा इसका प्रोविजन है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी। कई सारी सब्सिडी प्रोवाइड की जाएंगी घर बनाने के लिए। अफोर्डेबल हाउसेस इन पार्टनरशिप, और फोर्थ है सब्सिडी फॉर बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन और एनहांसमेंट। अब यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट पे भी ध्यान दिया जा रहा है कि जो भी घर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी जो घर बनाने के लिए, वो जो घर होंगे वो विमेन के नाम पे होंगे या फिर उनके फैमिली मेंबर्स के साथ ज्वाइंट नेम पे होंगे ताकि विमेन को एम्पावर किया जा सके, उनके पास कुछ पावर आए। अब ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दिया है 3 लाख अर्बन माइग्रेंट्स के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउस प्रोवाइड करने के लिए। ये जो है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की सब स्कीम रहेगी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर है। और ये किस लिए किया जा रहा है? माइग्रेंट लेबर्स के लिए। कोविड-19 क्राइसिस में आपको याद होगा कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने एक इकोनॉमिक पैकेज रिलीज किया था आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत। उस पैकेज के थ्रू उसमें से जो भी फंड गवर्नमेंट एलोकेट करेगी प्रधानमंत्री आवास योजना को ताकि उन माइग्रेंट्स को हम घर दिला पाए। इसके मेन हाइलाइट्स क्या हैं? टारगेट बेनिफिशियरीज। कौन कौन इसका बेनिफिशियरी होगा? जो लोग रूरल एरियाज और टाउन से आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ या कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करते हैं। दूसरा अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग। लगभग 1.03 लाख completed government funded houses across cities that are yet to be allocated to beneficiaries under existing schemes would be converted into rental housing complexes. Okay, तीसरा है क्रिएशन ऑफ न्यू इकोसिस्टम। इससे क्या होगा कि अगर हम अफोर्डेबल प्राइस पे लोगों को हाउस प्रोवाइड करेंगे तो एक नया इकोसिस्टम डेवलप होगा, एक अच्छी वर्क प्लेस के पास अच्छी जगह में वो लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका जो अननेसेसरी ट्रैवल है, दूर दूर से स्लम एरिया से वो काम करने आते हैं, तो वो सब उन्हें प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी, कंजेशन की, पॉल्यूशन की। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि कोविड-19 के केसेस ऑलमोस्ट मुंबई में या बड़े बड़े सिटीज में उन एरियाज में देखने को मिले जो कि बहुत कंजस्टेड कॉलोनीज थी, स्लम एरियाज थे एक तरह से, जिनमें कई फैसिलिटीज नहीं है, लोगों की संख्या ज्यादा है, तो उस सब चीजों से निजात पाई जा सकती है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, नेम द कंट्री हु हैव एलिमिनेटेड बोथ मीजल्स एंड रूबेला अहेड ऑफ 2023 डेडलाइन। 2023 में डेडलाइन फिक्स की गई थी कि कंट्रीज को मीजल्स और रूबेला से छुटकारा पाना है, तो उससे पहले ही किस कंट्री ने ये टारगेट पूरा कर लिया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मालदीव्स, ऑप्शन सी इंडिया या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, श्रीलंका और मालदीव्स। ये दोनों ही कंट्रीज ने अपना टारगेट पूरा कर लिया है। ये टारगेट आखिर क्या है? देखिए, सितंबर 2019 में मेंबर ऑफ WHO सीयर यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है
उसने एक गोल सेट किया था 2023 तक हमें मीजल्स और रुबेला को पूरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से भगाना है, खत्म कर देना है। ओके, अब यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं मालदीव्स की लोकेशन क्या है और श्रीलंका की लोकेशन क्या है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंडिया और मालदीव्स को अलग करने वाली जो लाइन है वो है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल नाम क्यों रखा उसका, क्योंकि वो 8 डिग्री लैटिट्यूड से होकर गुजरती है। ओके, इसलिए 8 डिग्री चैनल इंडिया और मालदीव्स को अलग करती है। फिर वहीं दूसरी तरफ आप यहाँ पे श्रीलंका देख रहे हैं, तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही है। अभी अभी श्रीलंका के जो नॉर्दर्न फिशरमैन्स हैं उन्होंने ऐसा रिपोर्ट किया कि अचानक से श्रीलंका के टेरिटोरियल वाटर्स में इंडियन ट्रॉलर्स स्पॉट किए गए हैं, उनका नंबर बढ़ गया है। आप सभी को ये पता होगा कि हर एक कंट्री की अपने कुछ टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं जो कि 12 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं। वहां तक उस पर्टिकुलर कंट्री का पूरा अधिकार होता है कि वो उन रिसोर्सेस को यूज करे अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। अगर इस 12 नॉटिकल माइल के एरिया में कोई दूसरी कंट्री के लोग आकर अपना इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट देखते हैं तो ये इलीगल होगा। ठीक है, तो श्रीलंका के साथ भी यही हो रहा है। 12 नॉटिकल माइल्स जो श्रीलंका टेरिटरी के अंदर है, वहां पे तमिलनाडु के कुछ इंडियन ट्रॉलर्स स्पॉट किए गए, तो उन लोगों ने कंप्लेंट की श्रीलंका के फिशरमैन ने कि ये हमारी टेरिटरी है, आप यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। साथ ही साथ जान लेते हैं मीजल्स और रुबेला है क्या आखिर। मीजल्स जो है वो कॉन्टेजियस डिसीज है, एक से दूसरे में फैलने वाली। साथ ही साथ ये एक वायरल डिसीज है और चिल्ड्रंस में ये काफी ज्यादा देखी जाती है। पर्टिकुलरली ये उन चिल्ड्रंस में देखी जाती है जो बहुत ही बैकवर्ड जगह पे रह रहे हैं, वीकर इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड है, जिनका माल न्यूट्रिशन की वजह से जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, ऐसे बच्चों में ये देखी जाती है। और इसके सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जो है वो होते हैं ब्लाइंडनेस, एंसेफेलाइटिस, सीवियर डायरिया, ईयर इन्फेक्शन, निमोनिया, ये सारी बीमारियां मीजल्स की वजह से होती हैं। वहीं हम रुबेला की बात करें तो इसे जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। रुबेला को जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। ये भी कॉन्टेजियस है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से ही होती है चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में। रुबेला इन्फेक्शन इन प्रेग्नेंट वुमन में कॉज डेथ और कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स known as congenital rubella syndrome CRS which causes irreversible birth effects. Okay. अब मेजल्स और वैक्सीन्स क्या क्या है इस बीमारी के लिए, तो मेजल्स और रुबेला इनिशिएटिव एक ग्लोबल लेवल पे प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका एम था कि मीजल और रुबेला को पूरी दुनिया से खत्म कर दिया जाए। यहाँ पे जो वैक्सीन है इस डिसीज के लिए वो है मीजल्स रुबेला MR, मीजल्स मम्स रुबेला MMR और मीजल्स मम्स रुबेला वेरिसिला MMRV कॉम्बिनेशन। ये तीनों जो है वैक्सीन दी जाती हैं इस बीमारी से निजात पाने के लिए। इंडिया में क्या कंडीशन है, कई सारे सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन होने के बावजूद भी 1960 के बाद से मीजल्स और रुबेला जो है वो एक मेजर पब्लिक हेल्थ इशू बना हुआ है इंडिया के लिए। लगभग 1.3 मिलियन चिल्ड्रन एक्वायर मीजल्स इन्फेक्शन and around 49,000 are infected and died each year. इतना ज्यादा, मतलब 1.3 मिलियन चिल्ड्रन इसको फेस करते हैं बीमारी को, लगभग 49,000 चिल्ड्रन जो है वो उनकी डेथ हो गई है, contributing nearly 36% to the global figures। यानी इंडिया में ये केसेस काफी ज्यादा है। और प्रेग्नेंट वुमेन में रुबेला इन्फेक्शन की वजह से फीटल डेथ जैसी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं एंड इट ऑल्सो लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ बर्थ इफेक्ट्स इन ऑलमोस्ट 40,000 चिल्ड्रन एनुअली इन द कंट्री, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो हमें जल्द ही कुछ इस फील्ड में सोचना होगा और एक मोर इफेक्टिव वैक्सीन की यहाँ पे नीड है। गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने MR वैक्सीनेशन प्रोग्राम 2017 में लॉन्च किया था और इसका टारगेट था कि लगभग 41 करोड़ चिल्ड्रंस को कंट्री से टारगेट किया जाए और उन्हें ये वैक्सीनेशन दिया जाए। फिर भी 9 मंथ से 15 ईयर्स के जो बच्चे हैं उन्हें सिंगल शॉट में MR वैक्सीनेशन दिया जाता है, चाहे उन्हें पहले मीजल्स रुबेला वैक्सीनेशन दिया गया हो या नहीं, उन्हें हुआ हो या नहीं। तो MR वैक्सीन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है सभी स्टेट्स में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन।
फर्स्ट स्टेटमेंट है, इलेक्शन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 25 जनवरी 1950। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, इलेक्शन कमीशन की स्थापना इसी दिन हुई थी। फिर इन्होंने कहा आर्टिकल 324 से 329 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है पावर, फंक्शन, टेन्योर, एलिजिबिलिटी ऑफ द कमीशन एंड द मेंबर। सोच के बताइए क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। फिर आर्टिकल 243(k)(1) जो है, इसमें कहा जाता है कि सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल of the preparation of electoral rolls and conduct of all elections to the panchayats shall be vested in state election commission। ओके, समझ में आया आपको? पंचायत से रिलेटेड जितने भी इलेक्शंस हैं, कंट्रोल है उनका 243(z)(a) के अंतर्गत, जो कि पंचायत से रिलेटेड है, उसमें ऐसा कहा गया कि सब कुछ किस में वेस्टेड होगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन में। लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जो कि गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। फिर है आर्टिकल 243(k)(2). It states that the tenure and appointment will be directed as per the law made by the state legislature. However, state election commissioner shall not be removed from office एक्सेप्ट इन अ लाइक मैनर। मतलब अगर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाया भी जाना है किसी वजह से, तो उसे उसी तरीके से हटाया जाएगा जिस तरह से हाई कोर्ट के जज को इम्पीच किया जाता है। ओके, तो आपको बताना है कौन कौन से सही हैं। हमने डिस्कस कर लिया है कि चारों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब हम देखते हैं कि ये रिसेंटली अभी न्यूज में क्यों है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिफ्यूज किए वो इंटरिम ऑर्डर्स जो कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक अपील की थी कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ऑर्डर का जो डिसीजन है उसे माना जाए। अब क्या डिसीजन है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का? आंध्र प्रदेश पंचायती राज सेकेंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 was brought to amend section 200 of the आंध्र प्रदेश पंचायत राज एक्ट 1994। ये लोग अमेंडमेंट करना चाहते हैं पंचायती राज एक्ट में। क्या अमेंडमेंट चाहते हैं ये? इन्होंने कहा कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अभी सिर्फ रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस को दी जाती है, वो यहाँ तक सीमित ना रहे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन है। इसकी अपॉर्चुनिटी अदर लोगों को भी दी जानी चाहिए, ठीक है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होने चाहिए। कर्टेल द टेन्योर ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन फ्रॉम 5 years to 3 years। अब ये टेन्योर भी चेंज करना चाहते हैं। अभी तक क्या है, 5 साल का टेन्योर होता है, लेकिन ये चाहते हैं कि बस 3 साल का ही टेन्योर हो, कार्यकाल हो। दिस कंपेल्ड द देन इनकम्बेंट स्टेट election commission to step down and a new commissioner was appointed. The amendments under the ordinance were challenged in the high court. Okay, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया है, हाई कोर्ट ने भले ही पास कर दिया हो। बढ़ते हैं आगे। What is India's ranking in Global Reality Transparency Index 2020? ऑप्शन ए 33rd, ऑप्शन बी 34th, ऑप्शन सी 35th और ऑप्शन डी 38th। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 34th रैंक है इंडिया की ग्लोबल रियलिटी ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में। अब यहाँ पे 34th रैंक जो आई है इंडिया की, उसमें हम देखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी जो है इंडिया में धीरे धीरे इम्प्रूव होती जा रही है, क्योंकि लास्ट ईयर इंडिया जो है वो 35th रैंक पे था, इस साल 34th पे आ गया है। ट्रांसपेरेंसी किस लिए इम्प्रूव हो रही है? क्योंकि कई सारे रेगुलेटरी रिफॉर्म्स चल रहे हैं मार्केट डेटा को एनहेंस करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स के साथ, ठीक है। तो यूके जो है वो इस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पर है 99 कंट्रीज में से, और सेकंड पे है यूनाइटेड स्टेट्स, और इंडिया है 34th रैंक पे। अब एक्चुअली ये होता क्या है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट रेरा के अंतर्गत ये सब चीजें आती हैं ट्रांसपेरेंसी। ओके, तो हम रेरा के बारे में बात कर लेते हैं। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट इज एन एक्ट passed by the parliament in 2016 that came into effect fully from 1st May 2017। यानी 1 मई 2017 से ये इफेक्ट में आया, जबकि 2016 में ये एक्ट पास हो गया था। ये क्या करेगा,
होम बायर्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना चाहता है, रियल एस्टेट सेक्टर में जो भी इन्वेस्टमेंट है उनमें बढ़ोतरी हो और होम बायर्स जो है वो चीट होने से बच सकें। क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट एजेंसीज जो होती हैं, हम कभी भी घर खरीदने जाते हैं, हम देखते हैं किसी सोसाइटी में अगर हमारा फ्लैट है तो वहां पे आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी होती है। बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, सिक्योरिटी, रोड्स, वो सब कुछ बनवा के देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज जो काम है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। अब ये लोग ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं सेल परचेज में, ताकि कोई धोखाधड़ी ना हो और क्लियर ट्रांसपेरेंसी रहे, पारदर्शिता रहे। The Act established Real Estate Regulatory Authority in each state for regulation of the real estate sector and also acts as an adjudicating body for speedy dispute resolution. Okay. अगर इस फील्ड में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करने का काम भी कौन करेगा? रेरा। रेरा के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? हाउसिंग ट्रांजैक्शन में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करना, बढ़ाना, डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर आना रियल एस्टेट में, और यूनिफॉर्म रेगुलेटरी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना ताकि जल्दी से जल्दी डिस्प्यूट्स को निवारण किया जा सके। अगला आर्टिकल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ नेशनल पार्क? ऑप्शन ए असम गवर्नमेंट, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट, ऑप्शन सी मणिपुर गवर्नमेंट, या फिर ऑप्शन डी गुजरात गवर्नमेंट। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए असम गवर्नमेंट। स्क्रीन पे मैप देख के आप लोग समझ ही गए होंगे, रेड कलर से जो स्पॉट किया गया है ये है देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेकिन अभी अभी असम गवर्नमेंट ने इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को याद रखें। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश में कुछ फेमस है, नामदफा नेशनल पार्क और मॉलिंग नेशनल पार्क। असम में आपको पता है, कुछ दिन पहले काजीरंगा के बारे में बात कर चुके थे, जो कि वन हॉर्न रेनो के लिए फेमस है। मानस यहीं पे है, हाथियों के लिए फेमस है मानस। और देहिंग पटकाई जो कि अभी अभी नेशनल पार्क बना, ये भी असम में है। अब कीबुल लामजाओ जो है वो एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है इंडिया में, मणिपुर स्टेट में। ओके, सिरोही ये भी मणिपुर में है। फिर हम गुजरात की बात करें तो गिर, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क जो कि गल्फ ऑफ कच्छ में है, ये सारे गुजरात के मेन नेशनल पार्क्स हैं। आखिरी में हम बात करेंगे गोल्डन बर्डविक के बारे में। गोल्डन बर्डविक जो है वो एक हिमालयन बटरफ्लाई है जो कि इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई रिकॉर्ड की गई है इस साल 88 इयर्स के बाद। इससे पहले क्या था? इससे पहले एक बर्डविक की ही एक स्पीसीज थी जो कि 1932 में ब्रिगेडियर एवांस जो कि एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे, उनके द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो फीमेल बर्डविक है वो दिदिहत उत्तराखंड में मिली है और जो मेल है वो वांगखर बटरफ्लाई म्यूजियम शिलोंग में पाई जाती है। इन्हें बटरफ्लाईज को इंडिकेटर स्पीसीज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बटरफ्लाई जो हैं वो लेपिडोप्टेरा फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास से बिलोंग करती हैं। इन्हें इंडिकेटर स्पीसी इसीलिए कहा जाता है कि इकोसिस्टम की ओवरऑल कंडीशन को ये दर्शाती है। काफी सारी इंफॉर्मेशन इनसे हमें मिल जाती है। दे रिफ्लेक्ट द क्वालिटी एंड चेंजेस इन एनवायरमेंटल कंडीशन एज वेल एज एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी कंपोजिशन। मतलब क्लाइमेट चेंज का जो भी प्रभाव हो रहा है वो हम बटरफ्लाई के थ्रू इंडिकेट कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा बिहेवियर शो करती हैं जिसकी वजह से हमें क्लाइमेट चेंज का पता लग जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए आसमान IAS से।